हाय बच्चों, वेलकम अगेन टू माय क्लास। उम्मीद है कल का वीडियो आपने देखा होगा। यदि उसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको देख लूँगी। ठीक है। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन क्या होता है, what is the density of population, how this density is calculated and what are the types of density। इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा था कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पर पॉपुलेशन कम है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो आज उसी लेसन को हम कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का विकास। So, growth of population is the change in the number of people living in a particular area between two points of time। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में या दो समय के अंतराल पे कौन से परिवर्तन आए हैं जनसंख्या में, या लोगों की संख्या में क्या परिवर्तन आया है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें दूसरा टर्म है बच्चों, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डबलिंग टाइम? टॉपिक से ही क्लियर है। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, डबलिंग मतलब दुगना होना, और टाइम मतलब समय। तो पॉपुलेशन को डबल होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। So, population doubling time क्या हुआ? Population doubling time is the time taken by any population to double itself at its current annual growth rate। मतलब वर्तमान में हमारी जो वार्षिक वृद्धि दर है, इस वृद्धि दर के हिसाब से वर्तमान जनसंख्या को दुगना होने में कितना समय लगेगा, इसे जनसंख्या के दुगना होने का समय या पॉपुलेशन डबलिंग टाइम के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कौन कौन से चरण है जिसमें पॉपुलेशन का या जनसंख्या का विकास हुआ है। सो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, जनसंख्या विकास के 4 चरण माने जाते हैं। फर्स्ट फेज इज द पीरियड फ्रॉम 1901 to 1921। इट इज रेफर्ड टू एज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। जो पहला चरण था ये 1901 से लेकर 1921 तक का माना जाता है। ये वो समय था जब भारत की जनसंख्या लगभग स्थिर थी, और ये हमारी जनसंख्या वृद्धि का स्थिर समय था। अब सवाल उठता है कि जनसंख्या वृद्धि स्थिर कैसे थी? तो चूंकि इस दौरान जन्म दर और मृत्यु दर अर्थात बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वेयर हाई। मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा थी। तो चूंकि दोनों ज़्यादा थी तो क्या हो रहा था, जनसंख्या में वृद्धि कम हो रही थी। सो दैट इज़ वाई द फर्स्ट फेज विच वॉज फ्रॉम 1901 to 1921 इज रेफर्ड टू एज ए पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। नाउ द सेकेंड फेज वॉज the decade in between 1921 to 1951। 1921 से लेके 1951 तक का जो समय था, जो दशक था, ये द्वितीय चरण जनसंख्या वृद्धि का माना जाता है, और दिस इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ।
स्टेडी पॉपुलेशन मतलब एक सामान्य रूप से स्थिर गति से जनसंख्या बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे थे। अब ऐसा कैसे संभव है? तो जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट बर्थ रेट वॉज ऑल्सो स्टेगनेंट एंड द रेट ऑफ डेथ वॉज ऑल्सो स्टेगनेंट। उसमें कोई जन्म दर में या मृत्यु दर में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। इस कारण से एक स्थिर गति से जनसंख्या बढ़ रही थी। अब तीसरा फेज या थर्ड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो दिस थर्ड फेज इज द डेकेड बिटवीन 1951 टू 1981। जो तीसरा हमारा चरण था जनसंख्या वृद्धि का, वो था 1951 से लेकर 1981 तक का। दिस थर्ड फेज इज referred to as the period of population explosion in India। ये जो तीसरा चरण था, जो कब शुरू हुआ था? 1951 से, और कब तक चला? 1981। इस समय को या इस अंतराल को हम जनसंख्या विस्फोट का समय मानते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या ऐसे लग रहा था जैसे विस्फोटक रूप से बढ़ रही थी। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा था? तो कारण इसका ये था कि जो जन्म दर थी हमारी, चूँकि हम स्वतंत्र हो चुके थे और धीरे धीरे हमने विकास करना शुरू कर दिया था, तो विकास की गति बढ़ी, इसके साथ हमारा इंडस्ट्री बढ़ी, इंडस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर के साथ हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा। अब एजुकेशन बढ़ने के साथ क्या हुआ कि लोगों को जानकारी होने लगी, अधिक जनसंख्या की क्या समस्याएं होती हैं, कैसे उनसे बचा जाए, कैसे मृत्यु दर को कम किया जाए। तो ड्यू टू दिस इट वॉज अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्या हुआ कि ये जनसंख्या विस्फोट क्यों हुआ? तो कारण क्या था कि जैसे ही हमने विकास किया, हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाई, डॉक्टर्स बढ़ाए, नर्सेज बढ़ाई, हमारे जीने रहने का खाने का तरीका बदल गया, और इसके कारण क्या हुआ कि मृत्यु दर में कमी आने लगी। कारण क्या था कि अब बहुत सी महामारियों पर नियंत्रण पा लिया गया, जनसंख्या को किस तरह बीमारियों से बचना इसकी जानकारी हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आ गई कि कैसे हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। इसके साथ साथ इलाज की सुविधाएं बढ़ गई। जब इलाज की सुविधाएं बढ़ गई तो लोग इलाज करवाने लगे, हॉस्पिटल बढ़ गई, बहुत सी महामारियों पे काबू पा लिया गया, और इस कारण से क्या हुआ कि जो हमारी मृत्यु दर थी या जो डेथ रेट थी ये कम हो गई या घटने लगी। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, हमारी मानसिकता नहीं बदली थी, हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हुए थे, तो बर्थ रेट जो थी वो एज इट इज़ चलती रही, वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। डेथ रेट हमारी कम हो गई बट बर्थ रेट हमारी कम नहीं हो पाई। इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच का जो गैप था, ठीक, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो क्या होता है, हम उसको कैसे गिनते हैं? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक। तो अब बर्थ रेट क्या हो गया, ऊंची रह गई, डेथ रेट हमारी कम हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि दोनों के बीच का जो गैप था वो बढ़ने लगा। तो इसके कारण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, और इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी जनसंख्या कि उसको जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की संज्ञा दी गई। तो दिस थर्ड फेज
which was from 1951 to 1981. It was referred to as a period of population explosion. The population exploded extremely और भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद चौथा फेज या फोर्थ फेज या चौथा चरण। In the post 1981 till present, the growth rate of country's population, though remained high, has started slowing down gradually. तो 1981 के बाद क्या हुआ? अब हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ गई, नई जनरेशन आ गई, लोगों को बर्थ कंट्रोल के तरीके पता हो गए, चाइल्ड मैरिजेस बंद हो गई, लोगों में जागरूकता आ गई, छोटे परिवार की क्या सुविधाएं हैं इसकी जानकारी लोगों को हो गई। तो इस कारण से क्या हुआ कि हमारी जो जन्म दर थी वो भी कम होने लगी और मृत्यु दर तो पहले ही कम हो रही थी और मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई तो मृत्यु दर और कम हो गई। तो क्या हुआ कि 1981 के बाद हमारी जो वृद्धि दर थी वो धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से तो नहीं कम हुई, धीरे धीरे कम होने, क्योंकि क्या हुआ कि बर्थ रेट कम होने के कारण जो बर्थ रेट और ग्रोथ रेट के बीच का जो डिफरेंस था ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये चार जो हमारे फेजेस थे, पहला फेज कौन सा था? द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921। It was referred to as a period of stagnant or stationary phase of growth of India's population. The second phase was the decade from 1921 to 1951, and this was referred to as the period of steady population growth. मतलब एक सामान्य स्थिर गति से जनसंख्या बढ़ रही थी। The third phase was the decade from 1951 to 1981, and it was referred to as the period of population explosion in India. जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी, भयंकर तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी। And the fourth phase was from 1981 to present date. The growth rate of country's population though remained high, but it has started slowing down gradually. चौथे चरण में भले ही जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे उसकी जो वृद्धि दर थी वो कम होने लगी। ठीक है बच्चों, तो ये चार फेज जो थे ये हमारे देश की जनसंख्या विकास में बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें से यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विषमताएं। अब जनसंख्या तो बढ़ी हमारी, हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ लिया, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हमने पढ़ा था कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या कम है। तो इससे क्या होगा कि जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं हो सकता है वहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा हो या ज़्यादा बर्थ रेट हो, या जहाँ कम लोग हैं वहाँ डेथ रेट कम हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जो फेवरेबल क्लाइमेट वाले इलाके हैं, वहाँ डेथ रेट कम हो सकती है। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा महामारियाँ फैलती है, जीना कठिन है, या और भी कोई समस्या हो तो वहाँ हो सकता है मरने वालों की संख्या ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डेथ रेट, रीजनल डेथ रेट और ग्रोथ रेट है, इसमें नेशनल से डिफरेंस आता है। तो इसलिए क्या होता है कि एज ए होल जब हम कंट्री की बात करते हैं तो भले ही हम उसमें सारे रीजनल वेरिएशंस को हटा देते हैं, बट क्या है कि अब हमको देखना है कि रीजनल वेरिएशंस पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं।
during 2001 to 2011. The growth rates of almost all states and union territories have registered a low figure compared to the previous decade, namely 1991 to 2001. अर्थात 2001 से लेकर 2011 के दशक की जो जनगणना हुई थी, इसमें जो ग्रोथ रेट थी हमारी, उसके हिसाब से लगभग सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश, इनमें पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी। तो पिछला दशक कौन सा होगा? 1991 से 2001 तक। तो 1991 से 2001 का जो 10 साल का समय था, इस 10 साल के समय में जो ग्रोथ रेट था या जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी, उसकी तुलना में 2001 से 2011 के दशक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वो अपेक्षाकृत कम थी। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या था कि an important aspect of population growth in India is the growth of its adolescent. हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है, बट इसमें सबसे बड़ी पिक्यूलियरिटी या इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, जो युवा है, जो टीनेजर है, जो किशोर जनसंख्या है, किशोर वय के बच्चों की जनसंख्या, ये इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंट. एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलेसेंट्स, अब एडोलेसेंट किसको कहते हैं? तो जो 10 से 19 साल के एज के होते हैं, टीनेजर्स जिनको कहते हैं, किशोरावस्था के लोग। ठीक, तो एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन दैट इज up to the age group of 10 to 19 years is about 20.9%. मतलब हमारी जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, जिसको हम कितना कहते हैं, 10 से 19 साल, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या में उसका प्रतिशत 20.9 है, मतलब लगभग 21% है। अर्थात हमारी जनसंख्या का 5वां भाग किशोर जनसंख्या का है, एमंग विच मेल एडोलेसेंट कंस्टिट्यूट 52.7%। मतलब जो हमारी 21% एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, इसमें इसको यदि हम 100% मान लेते हैं तो 52.7% इसमें लड़कों की पॉपुलेशन है या मेल पॉपुलेशन है, एंड द फीमेल एडोलेसेंट कंस्टिट्यूट ऑफ 47.3%। जो महिला की संख्या है या जो लड़कियों की संख्या है वो 43.7% है। अब किसी भी देश के लिए ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन होती है, ये सबसे कीमती और महत्वपूर्ण होती है। कारण क्या है कि यही पॉपुलेशन जो है वो फ्यूचर में जनसंख्या बढ़ाने में सहयोग देगी, या हमारे जो सिटीज़न बनेंगे वो यही पॉपुलेशन होती है। अब इस पॉपुलेशन के साथ बहुत सी समस्याएं होती हैं। देयर आर मेनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी एज फार एज दीज एडोलेसेंट्स आर कंसर्न। मतलब इन किशोरों के साथ अपनी समस्याएं होती हैं, और इसके साथ ही साथ समाज में भी इनको लेकर बहुत सी चैलेंजेस होते हैं या बहुत से परेशानियां होती है। सो दिस सम ऑफ विच आर लोअर एज एट मैरिज। ठीक, तो ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, किशोरावस्था की पॉपुलेशन है, समाज में इसके कारण कई कारण होते हैं, कई समस्याएं होती हैं, कई चुनौतियां होती हैं। सम ऑफ विच आर लोअर एज एट मैरिज, मतलब बाल विवाह होता है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है। इलिटरेसी, निरक्षरता,
लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें पॉपुलेशन से रिलेटेड जागरूकता नहीं होती है। पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, स्पेशली निरक्षरता में महिलाओं की जो निरक्षरता है वो इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। देन स्कूल ड्रॉप आउट्स, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र में स्कूल जाना तो शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्राइमरी क्लासेस पार करते हैं वो स्कूल छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर बाकी कामों में लग जाते हैं। स्पेशली जो गरीबों के बच्चे हैं ये रोजी रोटी कमाने में लग जाते हैं, तो इसके कारण भी जनसंख्या में समस्याएं उत्पन्न होती है। देन लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कुपोषित भोजन मिलना या पूरी तरह से पोषित भोजन का ना मिलना, बैलेंस डाइट का ना मिलना। अगला है हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर। अब क्या होता है कि हमारी सबसे पहली समस्या क्या थी कि लोअर एज एट मैरिज, बाल विवाह होता है। तो जनरली हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, इसमें बच्चे पैदा करने की जो रूल्स एंड या कह ले कि जो हमारा सामाजिक कानून है, सामाजिक ढांचा है, इसके हिसाब से शादी के बाद बच्चे पैदा करने की परमिशन होती है। तो अब क्या होता है, यदि कम एज में मैरिज हो गई, यदि 15 साल की एज में मैरिज हो गई, तो 15 साल की एज में या 16 साल की या 17 साल की एज में माँ बन जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो एडोलेसेंट मदर्स होती हैं, जो किशोर वय की लड़कियां होती हैं, जिनका शरीर पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, तो ऐसी दशा में बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा करते समय माताओं की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शन, ये निरक्षर जनसंख्या की सबसे बड़ी समस्या है। HIV और एड्स का जो इन्फेक्शन है, ये जानकारी के अभाव में बड़े पैमाने पर इस किशोर जनसंख्या में फैलता है, और जब ये फैलता है तो फ्यूचर में आगे की जनसंख्या को प्रभावित करता है। देन फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्डेडनेस, चूँकि कम उम्र में शादी हो जाती है, कम उम्र में बच्चे पैदा हो जाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि उनमें बहुत तरीके की शारीरिक और मानसिक विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है या विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। या तो फिजिकली पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, या मेंटली पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं, या उनमें मानसिक थकावट की या तनाव की समस्या होती है। इसके साथ ही साथ ड्रग एब्यूज़ मतलब वो नशाखोरी के शिकार हो जाते हैं। कम उम्र के बच्चे होते हैं, परेशानियां के कारण वो नशा करने लगते हैं। एंड अल्कोहलिज्म, नशे के साथ साथ शराब की आदत उनमें बड़े पैमाने पर लग जाती है। इसके बाद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम्स। अब क्या होता है, ये किशोर वय के बच्चे, इनको जानकारी नहीं होती है, कम उम्र में शादी हो जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बेरोजगारी है, ढंग से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, शराब के आदी हो जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि छोटी उम्र में ये बहुत सारे अपराध करने लगते हैं, चोरी है, छीना झपटी है, या इस तरह के बहुत से अपराध वो करते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर।
ठीक है, तो पहली समस्या कौन सी हो गई? लोअर एज एट मैरिज। दूसरी इलिटरेसी या निरक्षरता, एंड पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी। देन स्कूल ड्रॉप आउट्स, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, then high rate of HIV and AIDS infection, then physical and mental disability or retardedness, drug abuse and alcoholism, juvenile delinquency and committance of crime। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सी समस्याएं इन किशोरों के साथ आती। तो इनको दूर करने के लिए क्या करना होगा कि हमें सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। तो द नेशनल यूथ पॉलिसी was launched in February 2014, proposes a holistic vision for the youth of India, which is मतलब जो 2014 में जो राष्ट्रीय युवा पॉलिसी बनाई गई, यूथ पॉलिसी बनाई गई थी, ये फरवरी 2014 में बनाई गई थी। तो इसमें क्या था कि जो इसका मोटो था, जो कारण था बनाने का, वो क्या था कि टू एम्पावर द यूथ ऑफ अ कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड थ्रू देयर ठीक। तो जो नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई थी, इसमें क्या था कि इट वॉज प्रपोज्ड अ होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया विच इज़ टू एम्पावर द यूथ ऑफ अ कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड दो थ्रू देम अनेबल इंडिया टू फाइट इट्स राइटफुल प्लेस इन द कंट्री ऑफ नेशंस। मतलब जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें क्या किया गया था कि हमारे युवाओं को इस तरह से मजबूत बनाना कि वो अपनी संपूर्ण योग्यता के साथ अपना विकास कर सके और उसके साथ साथ देश का भी विकास हो सके। ठीक। तो द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 हैज़ डिफाइंड यूथ एज अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। तो जो हमारी युवा पॉपुलेशन है, यूथ है, उसको कितना माना गया है? 15 से 29 साल की जो जनसंख्या है, इसको युवा पॉपुलेशन माना गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सबका। इसमें यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल।